शाम के नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, मुकम्मल तौर पर समझ से बाहर है, अकल से बाहर की चीज़ है, कहीं ऊपर की चीज़ है। समझ नहीं आता कि ये डबल गेम इस मुल्क में कौन कर रहा है। एक तरफ हम देखते हैं कि बिल आखिर 1 साल की महाजराई के बाद, सियासी महाजराई के बाद बिल आखिर मुज़ाकरात का आगाज़ होता है। अपोजिशन यानी PTI भी टेबल पर बैठती है और हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी बैठती हैं, भले अदलिया के कहने पे ही सही, लेकिन बैठती हैं। मुज़ाकरात का दूसरा दौर होता है। मीडिया को बताया जाता है कि मस्बत पेशरफ भी हुई है, आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी होगी। अपने अपने प्रपोजल सामने रखे जाते हैं और रात में यकायक दावा बोल दिया जाता है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर पर। वो प्रेसिडेंट भी हैं PTI के और उसके अलावा डेफिनेटली वज़ीर आला रहे पंजाब के। तो ये मामला है कहाँ और ये मामला किस तरह से जाएंगे? क्या ऐसी सूरत हाल में मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे? जिस तरह से इदारों को या इदारे को हेड ऑन इस हुकूमत ने ले लिया है, इंतखाबात जो पंजाब में होने वाले थे वो भी कहीं होते हुए नज़र नहीं आ रहे और इलेक्शंस होंगे। उसूली मौक़िफ़ ये भी कहा जा रहा है कि एक साथ होंगे, लेकिन कब होंगे इस पर मुज़ाकरात में ही तय होना है। कौन चाहता है या कौन नहीं चाहता है कि मुज़ाकरात हो और या फिर मुज़ाकरात कामयाब हो? अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा शेख रशीद साहब हमारे हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख रशीद साहब, वैसे तो मुझे ये पता है कि आप तो मुज़ाकरात के हक़ में शुरू से ही नहीं थे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, गलत हूँ तो तस्दीक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका मानना यह है कि इस मुज़ाकरात से कुछ निकलने वाला ही नहीं है। अभी भी आप इतने ही नाउम्मीद हैं या कोई उम्मीद बराई है? मैं मुज़ाकरात का तो हामी हूँ, लेकिन नतीजे से बाखबर हूँ। इनका कोई अवाम में लेना देना नहीं। ये 1 साल के अंदर अपनी सियासी कब्र खोद चुके हैं और इन्होंने अपना सियासी सत्यानाश कर लिया है। ना इनके पास कैंडिडेट है, ना पोलिंग एजेंट है, ना बयानिया है। और आपने बड़ी अच्छी शुरुआत की परवेज़ इलाही की कि इधर मुज़ाकरात हो रहे हैं, वहाँ बख्तरबंद गाड़ियों से हमला किया जाता है। आपने शायद इनका घर नहीं देखा। मैं 2 साल से इसलिए नहीं गया कि परवेज़ इलाही का कमरा ये है और शुजात का ये है। इनकी शादी के इंतज़ामात के भी मैं इंचार्ज था, क्योंकि मैं चौधरी ज़हूर इलाही साहब के बड़ा करीब था और उनके तमाम फ़ैसलों के करीब था। और ये दोनों बहनें जिस अजाब से आज गुजर रही होंगी, मैं उसका अंदाज़ा कर सकता हूँ। बहनों के लिए बड़ा मुश्किल होता है जो 2 घरों में बसी हों और घर भी आमने सामने हो। और सालक को तो इस्तीफ़ा देना चाहिए। और मैंने अभी तक नहीं सुना कि शुजात ने मजम्मत की है। उम्र के इस हिस्से में भी अगर शुजात साहब मजम्मत नहीं करते तो सख्त काबिल अफसोस है। ये फस्तायत है, ये गुंडागर्दी है, ये दहशत गर्दी है। इसके पीछे मोहसिन नकवी है और उसके पीछे आसफ जरदारी है। आसफ जरदारी इंतकाम ले रहा है थ्रू मोहसिन नकवी, और ये सारा ड्रामा जो रचाया जा रहा है ये इस पाकिस्तान में। अब आप देखें, कल उसकी तारीख़ थी इमरान खान की, 33 बंदे उठा लिए बाहर से, सड़क से, कोर्ट से नहीं उठाए। और जो कुछ हमारे साथ हुआ, हमारा केस भी कोई नहीं था कि 3-3 घंटे हमें बंद। अब ये 4 तारीख को लाल हवेली पर हमला करने वाले हैं। अच्छा, इनका दिमाग ख़राब है। 3 दफ़ा पहले ये नाकाम हुए हैं। हाई कोर्ट ने हमें फ़ैसला दिया है, 4 मरले की हवेली है। इनको कोई बहाना चाहिए अड्डे का। ये मुज़ाकरात कामयाब हों, खुदा करे, जो कि कभी नहीं होंगे, क्योंकि ये इलेक्शन के लिए तैयार ही नहीं। जब आदमी कैंडिडेट होता है ना जी, उसकी शक्ल पे लिखा होता है कि मैं उम्मीदवार हूँ, उसकी हैंडलिंग बताती है कि मैं उम्मीदवार हूँ। इनके हल्के फारिग हैं, इनके साथ है कोई नहीं हल्कों में। और ये इलेक्शन इमरान खान का है और ये इन सब पे वाज़े है और ये किसी कीमत पर इसके लिए तैयार नहीं है। सो मैं मुज़ाकरात से इतनी उम्मीदें नहीं रखता जी। मैं तो 2 महीने से कह रहा हूँ कि ये मुज़ाकरात भी मज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात नहीं होंगे। अच्छा शेख साहब, आपने तो बहुत सारी बातें कर दी हैं। मैं ज़रा एक एक करके उसकी तफसील पे भी आपसे बात करूंगी, लेकिन अभी आपने कहा कि जी जो चौधरी परवेज़ इलाही के घर पे जो हमला हुआ वो आसिफ अली जरदारी साहब ने कराया, मोहसिन नकवी के ज़रिए कराया। ये वही वाले लेने के देने ना पड़ जाए। पहले भी आपने एक इल्ज़ाम लगाया था आसिफ अली जरदारी के ऊपर कि वो इमरान खान साहब को कत्ल कराना चाहते हैं। उसके बाद आपको पता है कि वो कोर्ट केस और ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ से शुरू हो गई थी। अगर ये इसको हम सच आप कह रहे हैं तो यकीनन सही कह रहे होंगे, इन्फॉर्मेशन बेस्ड होगा। बट क्या हुकूमत वक्त से मुराद PMLN या दीगर पार्टी भी ऑन बोर्ड थी, या जरदारी साहब की कोई जाती दुश्मनी आपको इसमें नजर आती है? वजह क्या बनी?
देखें, इस पार्टी में तो फजलुर रहमान कहता है ये हिंदू का हथौड़ा है। अब अंदाज़ा करें, मैंने मुफ्ती महमूद साहब के साथ काम किया है। मेरे लिए तो बहुत शर्मिंदगी का बायस होता है जब पीटीआई के जलसे में फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ नारे लगते हैं। मैं उसको रोकने की भी कोशिश करता हूँ, लेकिन अब मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि अभी तक इनके अंदर जो है, ये वो लोग जो पाकिस्तान बनाने के मुखालिफ थे, इनकी सोचें अभी मरी नहीं हैं कि ये पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को हिंदू का हथौड़ा कहते हैं। और यही नहीं, बल्कि आप ये देखें कि बिलावल कहता है कि इन 3 जजेस को इस्तेकाक कमेटी में पेश करो, और ये उसका बेटा भी कहता है फजलुर रहमान का। लेकिन जो सबसे शर्मिंदगी की बात है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हल्फ उठाते के साथ ही कहते हैं कि मैं तीनों जजों को ही नहीं मानता जी। इससे बड़ी सिविल नाफरमानी क्या? कहता है 1 दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा घर भेज दो। और तुमने घर जाना होता तो तुम इस तरह जूते ना चाटते कमर बाजवा के। 2 दफ़ा कमर बाजवा ने मुझे कहा यार वो खड़ा है उससे गपशप लगाओ। मैं कहा मैं वैसे ही खुश हूँ। यानी 90 के नवाज शरीफ फिर भी स्टैंड लेने वाला आदमी है कहीं ना कहीं। शहबाज शरीफ को तो कोई सुरंग मिलनी चाहिए घुसने के लिए और लेटने के लिए। और अब 1 साल जिस तरह लगा है, मेरा तो ख्याल है तबाही नून लीग की हुई है। पीपल्स पार्टी तो सिंध में सैलाब से मर गई। कल सारे चैनलों पे चला, परसों 41-42 आदमी जो है ठट्ठा की पट्टी पे, साहिली पट्टी पे 1 महीने में खुदकुशी की। और परसों 6 आदमियों ने ठट्ठा में खुदकुशी की। ओ बाबा, ये मुल्क है कि खाना जंगी का अस्तबल है। ये मुल्क है कि खुदकुशी का दुनिया में जितनी खुदकुशियाँ हुई होंगी ठट्ठा में 1 महीने में हुई हैं। सो ये क्या हो रहा है? एक मजाक लगा हुआ है। और 10 तारीख का एजेंडा आज मैंने पढ़ा है जी, आज सुबह मैंने पढ़ा है कि 10 तारीख के IMF के एजेंडे पे इसहाक डार साहब पाकिस्तान एजेंडे में शामिल नहीं है। ये मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि 10 तारीख की एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास है IMF की का, और बहुत सारे अमेरिकन, हम तो ये लिख रहे हैं कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे दुनिया के जो इकॉनमी को समझने वाले हैं कि वो कह रहे हैं कि हम डिफ़ॉल्ट से कोई ज़्यादा दूर नहीं है। गरीब आदमी तो मर गया जी। मैं कोई 10 दफ़ा कह चुका हूँ, अब कैसे कहूँ कि मैं ईद की नमाज माँ की वहाँ पढ़ने गया हूँ, दुआ करने कब्र पे, तो वहाँ एक मेंबर जो 16 दफ़ा वज़ीर रहा, उसका दिल करता है ये कब्र खुदे कि मैं अंदर घुस जाऊँ, कि वहाँ लिखा हुआ है कि अगर कब्र के आपके पास पैसे नहीं हैं तो इन मोबाइल नंबरों पे फ़ोन करो। मैंने लाल हवेली आके सब लोगों के सामने ये कहा, उन्होंने कहा जी आप ज़रा शहर का चक्कर लगाएं। जो कफन बेचते हैं उन्होंने भी लगाया हुआ है कि अगर पैसे नहीं हैं तो हाजी दित्ते से बात करें और फलाने इस नंबर से बात करें। सो जिस कौम में ऐसा शहर जिसके एक तरफ आर्मी हेडक्वार्टर हो और दूसरी तरफ सारे डिप्लोमेट हों, वहाँ कफन दफन के पैसे न हों, तो इन्होंने तो गरीब से मुंह से नवाला छीन लिया। इनका तो सत्यानाश है। ये जब वोट लेने जाएंगे तो तंदूर में ही गिरे हुए होंगे वो वोट भी और ये भी, क्योंकि वोट तो जो है बड़ा बज़िद है, बड़ा खून है उसकी आंखों में। हम जैसे लोग जो हर वक्त लोगों में होते हैं, हम खौफज़दा हैं लोगों की आंखों से। लोग कहते हैं जी आपकी गाड़ियाँ फर्स्ट क्लास चल रही हैं, हमारे मुंह पे कहते हैं सही जी बात है, आपकी 2 गाड़ियाँ तो जी फर्स्ट क्लास चलती हैं, हमारा मोटरसाइकिल फैज़ाबाद जाके रुक जाता है शेख साहब। बिजली के बिल के दिनों में शेख साहब बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। और माज़रत एक ब्रेक लेनी है मुझे, और ब्रेक से वापस आऊंगी तो अभी तो शुरू ही आपने ब्रेक लगा दी है। सर आपको नहीं लग रहा ना कि शुरू हो गया? ब्रेक भी तो लेनी है, ब्रेक लेंगे तो फिर दोबारा से आपसे बात करेंगे। लेकिन असल में जो मैं आपसे जानना चाह रही थी, चले मैं ब्रेक के बाद आपसे जान लूंगी कि ये जो बात हो रही है कि एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ ये जो हमले, इसके पीछे आपने कहा आसिफ अली ज़रदारी साहब है। तो आसिफ अली ज़रदारी साहब क्यों है? उनकी क्या ऐसी खास दुश्मनी है चौधरी परवेज़ इलाही साहब से जो उन्होंने ये किया? अगर उन्होंने किया, चूँकि चौधरी परवेज़ इलाही तो उनके ज़माने में यानी उनके दौरे हुकूमत में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। शेख साहब ज़रा कोई बता दीजिएगा कि एक तो ये कि साहब अब जाहिर सी बात है पीटीआई का ये फैसला कि जी मुज़ाकरात कंटिन्यू होंगे नहीं होंगे, इस पर ज़रा मैं आपसे बात करूंगी। इन हालात के बावजूद आपने बड़ी बात कर दी है कि जी आसिफ अली ज़रदारी साहब ने मोहसिन नकवी के ज़रिए चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर हमला करवाया या ये सब कुछ जो बलवा हुआ, क्यों, क्या दुश्मनी है?
चौधरी परवेज दुश्मनी तो ये है कि बड़ा विक्ट्री का निशान बनाया जब आसफ जरदारी ज़ौरलाई घर से निकले कि परवेज़ लाई का मसला सेट हो गया, वो नहीं हुआ। और वो तो दिल में रखते हैं। लेकिन मुझे कमर जावेद बाजवा ने एक सेकंड के लिए बात की। मैंने कमर जावेद बाजवा साहब से कहा जी कि अब हमारी हुकूमत तो ख़त्म होने लगी है, हमें तो पता लग गया। MQM वाले मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, उन्होंने मुझे इशारे कनातों में ये बता दिया कि शेख साहब सलाम अलैकुम, हम जा रहे हैं। मुझे कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा कि शेख रशीद, मैं तेरी बात से राय इत्तफाक करता हूँ कि फौरी इलेक्शन हो जाए, इसमें नून का भी फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है। उन्होंने कहा इसके रास्ते में आसफ जरदारी और फजलुर रहमान रुकावट हैं। पहले तो उन्होंने आसफ जरदारी कहा जब बहस हो रही थी, बाद में ऐड किया उन्होंने फजलुर रहमान को भी। देखें, इन लोगों के हल्के तबाह और बर्बाद हो गए। अगर मैं आपको कहता हूँ कि मेरे लिए हल्के के माशी, इक्तसादी, सियासी, समाजी हालात मेरे लिए खौफनाक हैं जी। मैं अपोजिशन में हूँ, इमरान खान के साथ हूँ, इसके बावजूद लोगों के हालात मेरी आंखों के सामने। आप सोच सकते हैं कि भाबड़ा बाज़ार की गलियों से मेरी माओं और बेटियों से पर्स छीने जाएं। इस रमज़ान में 10% लोगों की सैरी नहीं बिकी और मोस्टली लोगों ने, मैं तो बाज़ार से ही करता हूँ, खाबे डब्बे से, ढाबे से या सामान लेने लेता हूँ, खुद बैठ के करता हूँ। तो मुझे मेरे निहारी वालों ने, पाए वालों ने कहा कि शेख साहब हम तरावियों के बाद 1-आधा घंटा दुकान खुली रखेंगे, सुबह हम नहीं खोल रहे। मैंने कहा सुबह सहरी के वक्त नहीं खोल रहे तो रात को हम लेके जाएंगे खाना। उन्होंने कहा जी सुबह बंदे आते हैं 2 पिस्तौल वाला। दही और दूध की दुकानों वालों ने, दूध सुबह चाहिए, दही चाहिए सहरी के वक्त। उन्होंने कहा जी हम नहीं खोलते सहरी के वक्त, जिसने लेना दूध शाम को ले ले, और सहरी के लिए बहुत ख़तरा है। मैंने कहा क्या ख़तरा है, मेरे अपने लोग हैं। उसने कहा जी ज़रा सा भी कुछ सेहतमंद मोटरसाइकिल, 2 लड़के मोटरसाइकिल पे आए तो हमारी जान निकल जाती है। और उनको सबसे ख़तरा जो है, क्योंकि मौतें जितनी हो रही हैं या ज़ख्मी जो लोग हो रहे हैं वो मोबाइल फ़ोन पे होते हैं। हमारे नौजवान पैसे दे देते हैं, घड़ी दे देते हैं, और हाँ। लेकिन मोबाइल फ़ोन नहीं देते। इस मोबाइल फ़ोन में उनकी जान है, फिर वो गोली मार देते हैं। सो बड़ा ही अजीब माहौल है। उम्र के इस हिस्से में ऐसे हालात देखे हैं कि दुकानदारों ने सहरी को दुकानें नहीं खोली। उसने कहा जी कि बेशक वो सहरी लेने ही आ रहा हो, 2 मोटरसाइकिल पे 2 नौजवान हो, तो हम कलमा पढ़ लेते हैं कि टाइम आ गया। ये तो हालात है हमारे। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। जाहिर सी बात है कि आवाम की जो तकलीफ है, आप जैसा अवामी लीडर इस चीज़ को समझ सकता है। बट अगेन मैं अगर उस तरह वापस आप कह रहे हैं आसिफ जरदारी ने कराया, तो नून लीग ऑन बोर्ड थी, क्योंकि एक तरफ इत्तेहादी मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसी कार्रवाइयाँ। और पीपल्स पार्टी ने तो पहली कमेटी बना दी थी, उन्होंने नून लीग को भी राज़ी किया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी राज़ी करने की मुज़ाकरात के लिए कोशिश की। तो नून लीग और जो दीगर इत्तेहादी जमातें थी वो भी ऑन बोर्ड थी कि परवेज़ इलाही के घर पे इस तरह से हमला हो, और फिर एक तरफ मुज़ाकरात, एक तरफ ये मकसद क्या था? घर का तो नहीं मुझे पता, आसफ जरदारी की नीयत का मुझे पता है। वो बरमला कह भी चुका है कि अगला वज़ीर आज़म सिंध से होगा और मैं बिलावल को वज़ीर आज़म देखना चाहता हूँ। ये मैंने नहीं कहा। हाँ, अपनी ज़िंदगी जी, अपनी ज़िंदगी में आपने इजाफा किया। देखो ये सारे चोटी के सियासतदान मेरे समेत आखिरी 5 ओवरों में 70 साल की उम्र में है, किसी की ज़िंदगी का कोई नहीं पता। और ये कह रहे थे नवाज शरीफ सऊदी अरब से सीधे इधर आएंगे जनाब बैली बड़ी। मैं कह रहा था नहीं, वो लंदन जाएंगे। ये मैं था जो कह रहा था नहीं आएंगे, क्योंकि ये बुज़दिल लोग हैं, ये डरे हुए लोग हैं, ये बैठे हुए हैं, ये चाबी के खिलौने हैं। जितनी चाबी इनको दी हुई है, ये सियासत के फ्लोर पे उतना नाच करते रहेंगे, करके जाएंगे, सत्यानाश करेंगे। और दुआ करें कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए और सारे सियासतदान हाथ मलते रह जाएं। नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे, बावजूद इसके कि उनके भाई की हुकूमत है, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। पार्लियामेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट है, शो कर रही है, इदारों को हेड ऑन ले रही है। वज़ीर आज़म ने अभी कॉन्फिडेंस एतमाद का वोट भी ले लिया है, इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी है। फिर क्या डर की वजह क्या है नवाज शरीफ साहब के? बुज़दिली, उनको पता है ये हालात ख़राब होंगे। लंदन घर से निकल नहीं सके इतने सालों में, तो यहाँ कैसे निकलेंगे? जिस जहाज़ में देखें ना, ये फॉरेन एयरलाइन पे क्यों सफ़र करते हैं? PIA पे भी तो सफ़र करें ना।
इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे ये वीआईपी लॉन्ज यूज़ करते हैं, हालांकि ये इंटाइटल नहीं है उसमें कोई हेड ऑफ स्टेट आए या दूसरा है, क्योंकि बाहर से जाएं तो लोग छोटा सा नारा लगा देते हैं चोर, वो सुन लेते हैं, एक लगाता है तो सारे लगा देते हैं। अब चोर जो है इस मुल्क का कौमी नारा है, जिंदाबाद या मुर्दाबाद ख़त्म हो गया है। चोर इतना फैल चुका है कि ये पता नहीं, मैंने सबके सामने एतराफ़ किया है कि मेरे हलके के हालात ठीक नहीं हैं जी, आम आदमी के हालात ठीक नहीं हैं। तो ये बतौर वज़ीर जब होता है तो उससे ज़्यादा 85 के 88 कागज़ों में 85 हैं, वैसे एक कम 90 हैं। ये लोग बैठे हुए हैं और ताजपोशी के फंक्शनों में जाना चाह रहे हैं, घर में भूख नंग है, मासी वेड़ा बनाया हुआ है इन्होंने, हाँ जी। और वो नवाज़ शरीफ एक अक्सर जुमला नहीं मुझे याद आ रहा, वो कहते हैं कि पल्ले नहीं तेला दे कर, ये नवाज़ शरीफ का सबसे फेवरेट जुमला जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पल्ले नहीं तेला दे कर दी फिरे मेला मेला। वो है शहबाज शरीफ का हाल कि उसे मलका की ताजपोशी जो है वो ये चाहते हैं कि कंपनी की मशहूरी जितनी होनी है हो जाए। इन्हें ये नहीं पता ये ज़िल्लत है, रसवाई है, बदनामी है, बेहिसी है, बेशर्मी है। ये आप शायद यकीन करें या ना करें कि जब इनका चेहरा टीवी पे आता है तो आम फैमिली कहते हैं चैनल बदलो जी, चैनल बदलो, चैनल बदलो। सर वो तो ठीक है आपकी बात है कि बहरहाल एतमाद यानी ये ठीक है मेरी बात कि वो चैनल इसलिए नहीं बदलते कि वो चैनल से लड़ाई है, इन चेहरों से नफरत है। समझ आ गई जो बदबूदार चेहरे हैं, जो बदबू फैला देते हैं टीवी पे ड्राइंग रूमों में, उनके चेहरों को देखते कहते हैं टीवी बदलो जी, चैनल बदलो। कई बच्चे छोटे छोटे कहते हैं अम्मा वो फिर आ गया है। पार्लियामेंट जो है उसने तो सुप्रीम कोर्ट को हेड ऑन ले लिया है। एतमाद का वोट भी सर वो ये हम भी ऐसे, ये सारी पार्लियामेंटें ऐसे ही वोट लेती हैं पाकिस्तान में। अच्छा लेकिन इसका अंजाम क्या होगा? सर इसका अंजाम क्या होगा? बजाय तो हम ये देख रहे हैं। देखिए मैंने इतनी बड़ी बात की है, इतनी बड़ी नादिया बात की है, आपने उसको हवा में उड़ा दिया है कि मुल्क के पार्लियामेंट का हल्फ लेने जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं, एक के बाद वो फौरी कहता है मैं इन 3 जजों को नहीं मानता, मुझे एक बार नहीं 1000 बार घर भेजो। तुम आधी बार की आधी और बदनाम तरीन और गेम चेंज हुकूमत और 35 करोड़ और 25 करोड़ को फैसलाबाद के ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, क्योंकि लाल हवेली बिल्कुल ननकारी बाजार के साथ है। उन्होंने कहा शेख साहब इतना नोट आया कि संभाला नहीं गया, और यही वजह कि दुबई में 5000 के नोट का रेट कम है। वो कहते हैं ये सारे इसी साल पाकिस्तान की मशीनों ने, पता नहीं नंबर भी लगे हुए हैं कि नहीं, और जो मशीन में छापते हैं 5000 का जहाँ छपती है वो मेरे सपोर्टर हैं, मेरे हल्के के। वो कहते हैं जी ग्रीस देने का भी टाइम नहीं है, इतने नोट छापे हैं इन दिनों में। ठीक है सर, मैंने हवा में नहीं उड़ाया, मैं आपकी हर बात को बड़ा सीरियस लेती हूँ, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि बहरहाल पार्लियामेंट जैसी भी है, जिस तरह से आप बयान कर रहे हैं, हकीकत तो यह है कि वो जमहूरी किसी निज़ाम की पार्लियामेंट नहीं है जिसमें अपोजिशन उस तरह से नहीं हो या अपोजिशन की रिप्रेजेंटेशन ना हो। बट स्टिल जो हालात हैं, जिस तरह से आपने खुद बताया कि शहबाज शरीफ साहब ने ये कह दिया वो कह दिया, दूसरी तरफ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अदलिया से कि 27 को उड़ा के रख देंगे, कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा जी हम एक ऑर्डर देंगे, कुछ नहीं हुआ, आज तक वो इंतज़ार हो रहा है। तौहीन अदालत नहीं लगती, मरियम ने तौहीन अदालत कर करके देख लिया, नहीं लगती, वज़ीर आज़म पे तौहीन अदालत नहीं लगती। अब उन्होंने कह दिया कि जी आपस में मुज़ाकरात करें फिर हम ऑर्डर देंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि जो सुप्रीमेसी की जंग थी, तो पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसमें पार्लियामेंट जो थी वो अपने मकासद में कामयाब हो गई है और इदारे पर उसने जो है वो दबाव बढ़ा दिया है? मैं अदलिया की दानश्वरी, दूर अंदेशी, तहम्मुल और बुर्दबारी और उसकी टाइमिंग को दाद देता हूँ। क्या कमाल अकल से जब वो कह रहे हैं पास खेल रहे हैं, तो वो ये तो नहीं कह सकती सुप्रीम कोर्ट के आप कलीमुल्ला को पास दे रहे हैं। सो अकल वालों के लिए उन्होंने बड़े तदब्बर का सबूत दिया। जितनी ख्वाहिशों का इजहार अभी आपने मुझसे सवाल करते किया, इंशाल्लाह पूरी होंगी। वेट एंड सी ये पूरी होंगी। इलेक्शन भी होंगी और जो आपने ख्वाहिशें की हैं बस होने जा रही हैं। मई के पहले 10 दिन बड़े अहम हैं।
शेख साहब मेरे सर पे ना डाले, नहीं तो मैं तुम्हारे सर पे क्यों ना डालूं? सवाल तो आप कर रही हैं। नहीं, मैं तो नहीं कर आप रहा। बोझ अपने कांधों पे ले ले, मैंने तो सवाल किया है सर। मैं ये कह रहा हूँ जो अच्छा, कुछ आपकी ख्वाहिश है ये खबर बनने वाली है। अच्छा अच्छा मुझे बताएं, आप ये कह रहे हैं कि जो इंतखाबात होंगे तो, लेकिन सवाल ये कि पीटीआई भी कह रही है हम इस बात पे एग्री करते हैं कि इंतखाबात एक साथ कर दें, कबल अज़ वक्त कर दें, यानी जो अक्टूबर में ड्यू हैं वो आप जुलाई अगस्त में कर दें तो हम आपके साथ खड़े हैं। अब आप कौन से वाले इंतखाबात की बात कर रहे हैं, जो 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी हुई है, या जो अक्टूबर में ऑलरेडी ड्यू हैं पूरे मुल्क में? देखें, वैसे भी इन्होंने अगस्त के किसी महीने में असम्बली तोड़नी है, अगर 1-1.5 महीना पहले तोड़ लें तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। इसमें इनकी इज्जत है, इनके वोट सारे तंदूर में जल जाएंगे, ये वोट लेने के काबिल नहीं होंगे, ये हलकों में जाने के काबिल नहीं होंगे। आप कब देख रहे हैं इंतखाबात? 14 मई को देख रहे हैं आप? 14 मई को पंजाब मैं तो अभी कायम हूं, मैं अभी 14 मई की डेट से पीछे नहीं हुआ, और रजिस्ट्रार ने रिपोर्ट मांग ली है वजारत खजाना से। अब आप देखें, जो मैंने अहम बात की है उसको तो आपने वैसे ही लेफ्ट ऑफ कर दिया कि 10 मई को जो IMF की एग्जीक्यूटिव का इजलास हो रहा है उसमें पाकिस्तान एजेंडे पे नहीं है। जी, आप इसहाक डार साहब क्या कर रहे हैं? आप मज़ाकरात करने जा रहे हैं इलेक्शन के। डॉलर को आपने इज्जत बख्श दी है, डॉलर आपको सलूट मार रहा है, और आपने सर वो सही कह रहे हैं ना, बेचारे के पैसे नहीं, हम कहाँ से इलेक्शन कराएं? IMF ने भी हरी झंडी दिखा दी है तो 21 और सारे कामों के लिए हैं। रोज आप लोग टीवी पे बताते हैं इतना अरब रुपया इधर हो गया, इतना मेंबरों को हो गया, इतना इधर होगा, कुछ भी नहीं। टैं फिश हैं। इतनी बड़ी नाकाम, नाशाद, नाअहल, नलायक, नकम्मी, नखट्टू, ना काबिल कबूल हुकूमत मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। मैं अयूब खान के ख़िलाफ़ निकला, आप यकीन करें आज मेरा दिल नहीं था कि मैं इतना डिप्रेस था कि जब हम अयूब खान में पकड़े गए तो हम 2-3 लोग थे या 4, मुझे पता नहीं, 3, जो अटक किले मुख्तलिफ जगह किलों में हमें रखा गया। वैसे भी मेरा मुंह किबला रुख की तरफ है। आप यकीन रखें कि अयूब खान के अटक के किले में भी और लाहौर किले में, चूना मंडी में भी हमें नाश्ते में 2 अंडे और 2 टोस्ट देते थे। ये कोई यकीन करे न करे, अयूब खान जैसे डिक्टेटर के दौर में भी हमें 2 अंडे, और वो कहते थे अगर एक और लेना हो तो वो भी ले लिया करें आप। 2 अंडे और 2 तोश और साथ जाम मिलता था किले के अंदर। ये तो जहर दे देंगे, इनका खाना खाते भी डर लगता है कि 2 कतरे ही ना डाल दें। दुआ करें खाना भी ना पड़े। जेल तो ससुराल है, जाना पड़ता है। चले सर, एक तो 7-7 साल रहे। आप देखें, हम तो 7-7 साल रहे, हमने चीखें नहीं मारी। हमारे साथ जो कुछ हुआ हम सोच भी नहीं सकते कि हाइड आउट में हमें 3-3 घंटे हमारी आंखें, हाथ और पैर बंद रखेंगे। सिर्फ एक फ़ोन का पासवर्ड चाहिए था। लानत है ऐसे मोबाइल फ़ोन पे जिसका पासवर्ड तो हथकड़ियों में भी, आप में तो लगी हाथों में हथकड़ियों में भी सिगार पीते रहे आप सर, आपकी क्या बात है? मैंने तो रोना पीटना नहीं डाला, मैंने कहा ठीक रहा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आपने तो नहीं डाला, आपने तो नहीं डाला। जिन्होंने डाला जिनके नाम भी मैं इस वक्त नहीं लेती तो बेहतर है। अच्छा, ब्रेक ले लेती हूँ। पीटीआई और जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, उसमें पीटीआई अब दोबारा असेंबली में जाने की बात भी कर रही है, ऑपोजिशन लीडर अपना लाने की बात भी कर रही है। शेख साहब भी क्या असेंबली में वापस जाने के लिए तैयार हैं? ब्रेक लेती हूँ, वापस आती हूँ, जानती हूँ। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा शेख साहब, अब आप तो कह रहे हैं कि आप 14 मई की तारीख पे अभी भी कायम हैं, ऑल दो के पीटीआई तो राजी हो गई है कि ठीक है आप एक ही दिन इलेक्शन करा दें, पंजाब के अलग ना कराएं, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो मुकम्मल तौर पे हरी झंडी दिखा दी है कि जी उसूली फैसला है कि इलेक्शन एक दिन होंगे जब भी हो। लेकिन दूसरी तरफ एक तो इस पर पीटीआई राजी हो गई है, तो लेट्स सी कि क्या होता है, क्या डेट आती है। प्लस असेंबलीज में वापस जाने के लिए बात करिए, ऑपोजिशन लीडर भी वो बने ताकि अगला निगरान सेटअप आए तो उनकी मुशावरत से आए। शेख साहब आप भी वापस जाएंगे? मैं नहीं जाऊंगा वापस। मैंने सोच समझ के इमरान खान के कहने पर इस्तीफ़ा दिया। मैं अपने दस्तखतों पे कायम हूँ और मैं समझता हूँ कि मैंने 2 इस्तीफ़े दिए, एक इमरान खान को भेजा, एक स्पीकर को भेजा, और सोच समझ के भेजा। मैं कुछ 14 साल दोशीज़ा नहीं हूँ कि मुझे वर्गलाया गया हो, ये किसी ने कहा हो जब इस्तीफ़ा दिया है ये सारे जाएं, मैं नहीं जाऊँगा। ये आपका उसूली फैसला है? हाँ, मैं नहीं जाऊँगा।
अच्छा, तो आप पीटीआई के इस फैसले को दुरुस्त समझते हैं कि पार्लियामेंट से बाहर आ गए, अब पार्लियामेंट में वापस जाएंगे? देखें जो कुछ उन्होंने किया, अब बनना है, जो कुछ भी इमरान खान ने किया, लोग समझने से आ रही हैं। सारी पार्टियां, सारे अदारे, सारी दुनिया एक तरफ है पाकिस्तान की। बाहर की दुनिया तो पड़ोसी मुल्क इनको कह रहे हैं कि बंदे के पुत्र बन जाओ। यानी ये जो मुज़ाकरात हैं, इसमें भी हमारे दोस्त ममालिक का हाथ है। उन्होंने इनको समझाया है कि देखें, ईरान और सऊदी अरब में एक हो गए, यूएई और ईरान एक हो गए हैं, लबनान और शाम और टर्की, और आप किधर खड़े हैं जी? गंगू तेली से ऐसे ही लहदा मुंह उठाया हुआ 90 के जाविये पे, मुंह लटके हुए। आप इनके चेहरे देखें। सर जी, ये इतना बड़ा ड्रामा है, टोपी ड्रामा है जो 1 साल से ये खेल रहे हैं कि जिसके साथ कोई भी नहीं है। और जो है, आप ये कह रहे हैं कि जो मुज़ाकरात है वो हमारे दोस्त ममालिक के इमा पर या उनके कहने पर, उनके दबाव पर हो रहे हैं? दबाव पे नहीं, समझाने पे। दबाव तो बड़ा सख्त लफ्ज है। अच्छा, तो उनमें सऊदी अरब का किरदार भी है, मेरा ख्याल है, मेरी जाती राय में है। अच्छा, जो लास्ट मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब की और शायद मरियम साहिबा की भी, उसमें ये गुफ्तगू हुई है? देखें, मेरे तो सिर्फ शहजादा नायफ से तल्लुकात हैं, MBS से नहीं है, जो इंटीरियर मिनिस्टर मेरे भाइयों की तरह हैं। वो भी ये इतने जालिम है कि मेरा भतीजा आ रहा था तो 3 दफ़ा उसको इन्होंने रुकवाया इमिग्रेशन, और मेरे अगर तल्लक ना होते तो इस वक्त तक मेरा भतीजा राशिद शफीक जेल में ही होता। मेरे ख्याल में MBS एक बहुत बड़ी सोच रख रहा है इस खित्ते और इस इलाके की सियासत में। और ये ना हो कि पाकिस्तान बिल्कुल ही जिस तरह ईद इनसे मिली है इन सब लोगों को हजूम में, वो कोई मुलाकात तो नहीं थी, वो ना मुलाकातां थी ना बातां थी, बस आए मिले, हेलो हाय और वाई के बाद ये बाहर आ गए। और सऊदी अरब इस खित्ते में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करने जा रहा है, चीन का इम्पॉर्टेंट रोल है। और हम हैं कि गंगू तेली बैठे हुए हैं ऐसे जीरे ब्लेड की तरह, रोज़ एक नया मसला खड़ा कर। इनको किसने कहा कि यार एक बंदे को मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूं, मुझे शर्म आती है कि मेरी गाड़ियां जब ले गए, उस गाड़ियों में जागर और बूट थे, खुदा की कसम इन्होंने वो भी निकाल लिए, मेरे पैसे निकाल लिए, मेरी घड़ियां ले गए। और ये तो चोर हैं। कभी सियासी बंदों को इस तरह गिरफ्तार किया जाता है, दरवाजे तोड़कर, और घर का सामान और कीमती चीज़ें, और उन अलमारियों की तरफ गए हैं जहाँ घड़ियाँ पड़ी हैं, और वहाँ गए हैं जहाँ पैसे पड़े हैं, और अभी तक वापस नहीं किए। मैंने बड़ी सिफारिश भी कराई है इधर उधर से कि भाई, घड़ियाँ तोशा खाना की तो नहीं थी? नहीं, मैं ये काम नहीं करता। मैं ये काम नहीं। अच्छा शेख साहब, आर्मी चीफ भी अभी चाइना के विजिट पे थे, 2 से 3 दिन का उनका विजिट था। प्लस आप ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब के समझाने पे, दबाव पे ना, से ही समझाने पे ये मुज़ाकरात हो रहे हैं या ये मुज़ाकरात की टेबल पर आए। तो फिर आपको इन मुज़ाकरात में संजीदगी नज़र क्यों नहीं आती, या इस मुज़ाकरात से उम्मीदें वाबस्ता क्यों नहीं है, अगर दोस्त ममालिक भी इसमें शामिल हैं या उनकी राय से या उनकी कहने पर हो रहे हैं? तो एक्चुअली नवाज शरीफ मुझे भेजा करते थे कज़ाफ़ी के पास मौलाना फजलुर रहमान के साथ लिए। अब फजलुर रहमान एक कटी हुई पतंग है, और उसका सियासी धंधा जो है वो काफ़ी मजरू हो चुका है। और आसिफ जरदारी को ये पता है, इमरान खान अलहदगी में मुझे ये कहता है कि शेख रशीद इस दफ़ा इलेक्शन कैंपेन सिंध में करनी है, और पंजाब में इलेक्शन 1 साइडेड है, KPK में इलेक्शन 1 साइडेड है। इलेक्शन उन्हें बलूचिस्तान में और सिंध में, और इमरान खान ने इलेक्शन कैंपेन करनी है सिंध में। देर हो सवेर हो इलेक्शन तो कराना ही पड़ने हैं। जितना डिले करेंगे उतनी सियासी कब्र खोदेंगे, ये उतने मसले पैदा करेंगे अपने लिए। सो मैं तो आपको मैंने 10-11 मई दी है, 5-10 दिन और ऊपर कर दें, मई में ही सारे मसले होते हल देख रहा हूँ। ये नायल भी होंगे और इलेक्शन भी होगा, और ये हद के इज्जत की अदालत के भी होंगे और रडार में भी है, ये मई में हो, और ये तौहीन अदालत के रडार में भी आएंगे। ये आपकी खबर है, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है सर। ये खबर है आप कहेंगे आपकी ख्वाहिश है।
ये मेरी अच्छा खबर ठीक है। अच्छा सर, ये जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला है, अभी मैं जब हम ये बात कर रहे हैं, प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अभी भी एक टेलीविजन स्क्रीन पर मेरे सामने वही ऑडियो लीक्स की खबरें, ये कहाँ रिकॉर्ड हो रही हैं, ये टैप्स किसके पास है, ये कौन रिलीज कर रहा है, ये मामला क्या है? ये मामला है, ये मुल्क जुमा बाजार भर गया है। आपने तो कभी जुमा बाजार में शॉपिंग नहीं की होगी ना, तो वहाँ वाजे लग रही होती है 30 रुपए में, 30 रुपए में, 25 रुपए में, 20 रुपए में। ओ, इनको कोई नहीं सुन रहा। आखिरी दिनों में बाजवा साहब ने डराया भी था कि बड़ी वीडियो हैं, ऑडियो हैं, इमरान खान ने कहा नशर कर दो इसको। सर जी, लोगों को अपनी मत मारी हुई है। लोगों के इतने हालात ख़राब हैं कि मेरे पास जितने स्कूल मैंने पाकिस्तान में खोले, सारे पाकिस्तान में सियासतदानों ने खोले। मेरे पास बेंच नहीं रहे कि बच्चों ने जो सरकारी गैर अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे, सब बच्चे ले आए हैं सरकारी स्कूलों में, फीस के पैसे नहीं हैं। इस वक्त के जो हालात हैं, 7,000 7,000 एक स्कूल में बच्चे हो गए हैं। 7,000 एक स्कूल में बच्चे हो गए हैं, क्योंकि सरकारी जो महंगे स्कूल थे उससे उठा के उन्होंने सरकारी स्कूलों में बच्चे, वो वहाँ बच्चा आता है, वो टाट पे, बेंच पे, वो माहौल में ही नहीं चल रहा। सो बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि जो प्राइवेट स्कूलों से आ रहे हैं वो बच्चे हमारे टाट वाले स्कूलों में सेट ही नहीं हो रहे। अलमिया यकीनन। अच्छा सर, आपने मुझे याद है जो मैंने आपसे लास्ट प्रोग्राम किया था तो उसमें आपने ये बात की थी, अभी तक उसका कुछ हुआ तो नहीं, कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जो नैप की जो तरमीम थी नैप कवानीन में, उसको उड़ा के रख देगी। अभी तक तो नहीं उड़ाया, लेकिन अभी जो दोबारा से कल हियरिंग उन्होंने करने जा रहे हैं वो समाज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की, जिसको उन्होंने पहले कहा था कि ये इस पर अमल नहीं हो सकता, और फिर 8 रुकनी बेंच बन गया है। तो उसका क्या हुआ? वो जो नैप कवानीन की तरमीम केस अभी भी पेंडिंग है, और ये वाला जो इन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बनाया, इन दोनों का मुस्तकबिल क्या होगा? ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के 1 करोड़ लोगों को अदलिया वोट का हक देगी। नैप में जो गैर ज़रूरी तरमीम अपनी पर्सनल ओरिएंटेड की हैं, अपनी ज़ात के लिए, वो ख़त्म होंगी। और ये जो 8 रुकनी बेंच बैठ रहा है वो भी इंशाअल्लाह ताला, ये जो बड़े समझ रहे हैं कि हम बचे हुए हैं और महफूज हैं और हमारी तरफ कोई नहीं देख सका, सारे हालात इनके ख़राब हैं। सारे हालात इनके ख़राब जाएंगे। कौम अदलिया के पीछे खड़ी है जी। अदलिया से फ़ैसले निकलेंगे और ज़बरदस्त फ़ैसले निकलेंगे। कौमी उमंगों के आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले निकलेंगे। अदलिया आइन और कानून के मतहत हैं, और ये सारे पाकिस्तान के सारे अदारे कह रहा हूँ, अदलिया के मतहत हैं। अदलिया के फ़ैसले पर अमल करना होगा। जनाज़ शेख ऋषि साहब से हम गुफ्तगू कर रहे हैं और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। शेख साहब, आपने कहा कि अवाम जो है या कौम जो है वो अदलिया के पीछे खड़ी है। एक ज़माने में हम सुनते थे कि कौम जो है वो फ़ौज के पीछे खड़ी है, और आज जब आर्मी चीफ तकरीर करते हैं तो उनको ये कहना पड़ता है कि दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। ये दुश्मन जो है वो मुल्की है, गैर मुल्की है? देखिए, पाकिस्तानी की सरहदों को तो कोई छेड़ नहीं सकता। हमारे मिसाइल अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी टेक्नोलॉजी, हम बहुत एडवांस हैं इंडिया से, क्योंकि इस बात को मैं समझता हूँ। और कज़ाफ़ी के साथ और अहमदी निजात के साथ मुशर्रफ मुझे बातचीत में मुझे भेजते थे। इस मुल्क को अंदर से ख़तरा है, और पाकिस्तान का बहुत अजीम अदारा है फ़ौज। ये शाती लोग हैं, ये काबिल एहतराम हैं, ये मुजाहिद हैं, ये बहुत ज़बरदस्त फ़ोर्स है। लेकिन इनको ये सोचना चाहिए कि हमसे कहाँ गलती हुई। देखिए ना, गलती की इब्तदा ये है कि मैं जो सबसे बड़ा इनका हामी हूँ, मुझे भी 3 घंटे के लिए बांध दिया, तो नालायकी तो किसी ना किसी जगह में निचली सतह पे ज़रूर है ना। और चाहिए था एक फ़ोन का पासवर्ड, मुझे वैसे ही कहते तो मैं दे देता, 3 घंटे बांधना ही ना पड़ता। तो आज आर्मी चीफ बार बार ये भी कहते हैं कि अवाम ही रियासत का महवर है, ताकत का महवर है, एंड एवरीथिंग। लेकिन मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, सबको पता है कैसे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट आज भी इस हुकूमत के साथ खड़ी है। इसका सबूत है कि जिस तरह से, जिस आसानी
वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट भी ले लिया और उनका एतमाद ये बता रहा है कि उनके साथ हैं, ऐसे ही है ना? देखें, हम भी ऐसे ही एतमाद का वोट लेते थे जैसे इन्होंने लिया। इनके एतमाद के वोट में और हमारे में हमें पता है कि आप कैसे लेते थे हमें पता है कि आप कैसे लेते थे। तो आपने बड़े मजे की बात कर दी कि जिस तरह आप लेते थे उन्होंने इसी तरह उन्होंने भी ले लिया। तो सर फिर तो पीटीआई की दाल कैसे गलेगी? गलेगी। अगर 100% भी धांधली हुई तो इमरान खान जीतेगा। लोगों की राय बड़ी मुख्तलिफ। इंतखाबात अगर होंगे तो जीतेगा ना सर। 100% अगर मेरे 3 लाख वोट हैं, 1.5 लाख वोट में से 70,000 धांधली में डल जाते हैं, फिर भी पीटीआई जीतेगी, फिर भी इमरान खान जीते। ये बारी इमरान खान की। अच्छा चलें, ये भी आपकी खबर है, मेरी ख्वाहिश नया इसमें मिलाइएगा। तो अब जरा एमक्यूएम पे आपके जो बड़े दोस्त हैं ना पुराने एमक्यूएम वाले, उनसे बात करते हैं, उनकी हवाले से बात करते हैं कि वो उन्होंने कहा कि जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम सब ने इस्तीफे दे दिए और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास जमा करा दिए, तो लोगों के अंदर एक उम्मीद जाएगी कि वो एमक्यूएम नाराज़ हो गई। और एमक्यूएम का नाराज़ होना जो है वो आपको पता है फिर सिग्नल्स ऑन ऑफ वाला मामला आ जाता है, तो फिर उसके बाद उम्मीदों पे पानी फिर गई। एमक्यूएम क्या सोच रही है? मरदमशुमारी पे उनको शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनका वोट बैंक उससे मुतासर हो रहा है, उन कराची को पूरा गिना नहीं जा रहा। दूसरी तरफ एतमाद का वोट भी वो जाके वज़ीर आज़म को दे देते हैं। क्या सोचे बैठी है, क्या मामला है? देखिए, एमक्यूएम से मेरी दोस्ती है। इल्ताफ़ हुसैन महाजर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का सदर था और मैं एमएसएफ ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का सदर था। जब थोड़े से हालात ख़राब होते हैं तो ये ज़रा कंधा शंदा मारते हैं, आंख शांख दिखाते हैं, अल्टीमेटली उसी तनख्वाह पे काम करते हैं जिस तनख्वाह पे कहा जाता है। इन्होंने अपनी राय आमा को, मैं खालिद मकबूल भाई और इन सब लोगों को कहूँगा कि राय आमा को बेहतर करें, राय आमा की फ़ज़ा को समझने की कोशिश करें। राय आमा और माहौल और ज़मीनी हक़ाइक़ बदल चुके हैं। जब आप राय आमा और हकीकी हक़ाइक़ को समझेंगे तो फिर मरदमशुमारी जो है वो ठीक हो या गलत हो, ये आपके हक़ में जाए या आपके मुखालिफ जाए, लेकिन राय आमा जो है ना वो किसी जगह बंदे को खड़ा होना पड़ता है जी। देखें, शेख रशीद ने सारी ज़िंदगी अदारों के साथ, सारी ज़िंदगी अदारों और फ़ौज के साथ गुजारी और उम्र के हिस्से में आके उन्होंने कहा कि मैं नस्ली और असली हूँ, इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, जो करना कर लो। और एक साल से ना मेरी सलाम दुआ है ना। हाँ जी, वो अपनी मजबूरियां ऑफ द रिकॉर्ड ये बताते हैं कि जब हम साथ चलते हैं, हर चीज़ हाँ कर रहे होते हैं, तो हमारे 2 लापता कारकुन जो हैं वो घरों को वापस आ जाते हैं, और हम जरा जरा कांधा वांधा दिखाते हैं, आंखें वाँखें दिखाते हैं, तो 2 लाशें आ जाती हैं। ऐसे में क्या करें? वो भाई उनसे जवाब लेना। मैं तो ना लाशों की सियासत करता हूँ, ना बरामदगी की सियासत करता हूँ, ना माल मसरूका की सियासत करता हूँ। बात करता हूँ सीधी सादी, और सीधी सादी बात एमक्यूएम से मुझे यही करनी है कि राय आमा का एहतराम करें। और एहतरामुल हक थानवी साहब भी कराची से ही थे, एहतरामुल हक थानवी बन जाएंगे तो बेहतरी हो जाएगी। सर टाइम बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। एक बात बताएं, एक और ऑप्शन ज़ेरे बहस आ रहा है, अदालत में पिटीशन भी दायर हो गई और इत्तलात हैं कि कुछ शायद पीटीआई भी इस पर रजामंदी का इज़हार करी है कि अगर इलेक्शन फ़िलहाल नहीं होते, आगे बढ़ जाते हैं, तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलीज बहाल कर दें। ये पॉसिबल है आईनी और कानूनी तौर पर? और क्या आप मैंने अपना आपको बताया, ये उनसे पूछें कि मैं असेंबली में नहीं जाऊंगा। नहीं, ये तो वफाक में नहीं जाएंगे ना। देखें, मैंने उनसे बात ही नहीं की। पंजाब मेरा नहीं ख्याल कि अब ऐसा वक्त रह गया है। वो क्या एक पंजाबी का कि बुआ आई बरात के, पता नहीं बुआ आई जानते बिनो कुड़ी दे कान के, क्या है कि बारात घर पे आई है तो इंतज़ाम करो। अब तो इलेक्शन की तरफ जाना है जी, इलेक्शन होंगे, आगे क्या और पीछे क्या होके रहेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच शेख रशीद साहब, आपके 4 सवाल के जवाब देने का। नाज़रीन, शेख रशीद साहब से गुफ्तगू कर रहे थे और ख़बर जो दी उन्होंने वो ये दी कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो एवं मुज़ाकरात नहीं हो रहे, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके समझाने पर, उनकी ईमा पर, दबाव नहीं लेकिन उनके कहने पर, उनके समझाने पर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। मामलात जो हैं वो डेफिनेटली इतने संजीदा और इतने कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं
कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता, लेकिन उसके दरमियान कोई ऐसा भी एलिमेंट कार फरमा है जो मुज़ाकरात की फ़िज़ा को सबोटाइज करना चाहता है, जिसकी एग्जाम्पल हमने कल चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर पे हमले की शक्ल में देखी। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भारत में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है और पाकिस्तानी जो वज़ीर ख़ारजा का दौरा है भारत और पाकिस्तान का कश्मीर पर उसूली मौके पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा आने वाले दिनों में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए भारत भी जाएंगे। भारत ने गुज़िश्ता दिनों प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय मनसब से मुलाकात की दरख्वास्त की है जिसमें कोई सदाकत नहीं है। शंघाई ताउन तंजीम के तहत इजलास में शिरकत करके पाकिस्तान के खुले दिल के साथ अपनी बैनुल-अक़वामी और कसीरुल जहती जिम्मेदारियां निभा रहा है और वज़ीर ख़ारजा के दौरे के दौरान कश्मीर पर अपने मौक़िफ़ पर कायम भी है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा आने वाले दिनों में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए भारत जाएंगे और इस दौरे पर चंद जो हक़ाइक़ हैं वो सामने आना ज़रूरी है। भारत ने गुज़िश्ता दिनों प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय मनसब से मुलाकात की दरख्वास्त की है और दरहकीकत पाकिस्तान ने भारत से ऐसी किसी मुलाकात की दरख्वास्त नहीं की। शंघाई ताउन तंजीम के तहत इजलास में शिरकत करके पाकिस्तान खुले दिल के साथ अपनी बैनुल-अक़वामी और कसीरुल जहती जिम्मेदारियों फ़राइज़ निभा रहा है। पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी और कसीरुल जहती सतह पर कई जिम्मेदारियां हैं जिनकी अहमियत भारत के मनफी रवैये से कहीं ज़्यादा है और पाकिस्तान इन बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए भारत जैसे मुल्क का दौरा करने के लिए भी तैयार है। नाज़रीन, यहाँ ये बात अहम है कि इस दौरे के बावजूद पाकिस्तान कश्मीर पर अपने मौके पर कायम है और किसी किस्म के समझौते के लिए तैयार नहीं है। अगर भारत से कभी भी मुज़ाकरात हुए तो मसले कश्मीर पर बातचीत सरे फहरिस्त होगी। नादिर मिर्ज़ा को दीजिए प्रोग्राम से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।